अब देखो स्प्रिंग तो आप सब लोग जानते हो ना, ठीक है, आप जो पेन्स वगैरह में लगी हुई भी रहती है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग की जो स्थिति, जो ऊर्जा होती है, अब जो ये स्प्रिंग है ना, यह एक परिवर्ती संरक्षी बल का उदाहरण है। यानी कि जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं F(s), अभी हम देखेंगे ये कितना होता है। वो जो F(s) है, ये है तो एक संरक्षी बल, लेकिन परिवर्तित संरक्षी बल है, ठीक है। तो एक तरह से ये संरक्षी बल का ही एग्जाम्पल है। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं, 3 डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, पहला जो डायग्राम है उसमें मैंने ये किया है कि मैंने मान लिया कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये एक माध्य स्थिति वाली लाइन मान ली मैंने कि ये एक लाइन है जो माध्य स्थिति वाली है। अब मैंने एक स्प्रिंग ली है जिसके एक सिरे को तो बांध दिया है और दूसरे सिरे के ऊपर कोई एक m द्रव्यमान का गुटका है, ठीक है। एक सिरा है जो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वो सेम है, और दूसरे सिरे के ऊपर एक m द्रव्यमान का कोई भी पार्टिकल या फिर कोई गुटका है। तो शुरुआत में यह अपनी माध्य स्थिति पर है, ठीक है, कि स्प्रिंग जितना भी खींच रही है वो खींच चुकी और ये गुटका बिल्कुल रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में x बराबर मैंने कितना माना है बच्चों, 0। अब माध्य स्थिति में यहाँ पर कोई भी स्प्रिंग फोर्स कार्य नहीं करेगा, यहाँ कोई बल नहीं लग रहा। स्प्रिंग फोर्स कार्य तब करेगा या तो आप स्प्रिंग को खींचोगे या फिर आप उसे कंप्रेस करोगे, ठीक है, या तो आप उसे खींचोगे या फिर आप उसको संपीड़ित करोगे, तभी आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स F(s), वो वर्क करता है, अदरवाइज ये फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो माध्य स्थिति के ऊपर आपका स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ओके, अब मैंने क्या किया, दूसरे डायग्राम को देखिए, कुछ दिख रहा है क्या, कि मैंने स्प्रिंग को खींचा, जैसे ये स्प्रिंग है तो मैंने इसके जो गुटका वाला सिरा था उसको गुटके को पकड़ के खींचा तो क्या होगा, आपका x पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा भाई, आप माध्य स्थिति ये है और इस तरफ खींच रहे हो तो इधर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो आपका x पॉजिटिव हो रहा है, तो x तो हो गया पॉजिटिव। अब आपने खींचा तो स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, स्प्रिंग की वजह से एक जो फोर्स लगेगा, जो हुक के नियम से हम निकालते हैं, वो क्या करेगा, इसको वापस अपनी माध्य स्थिति में लाएगा। तो बताओ, वो आप आगे की तरफ खींच रहे हो तो वो पीछे की तरफ काम करेगा ना, यानी कि वो इधर की तरफ लगेगा, ये एरो। इट मीन्स यहाँ पे ये आप लोग है ना, देखो ये फोर्स जो होता है आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ एरो मिसिंग है, आप सब जगह लगा लेना। अगर कहीं भी आपको वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं नजर आए तो आप लोग लगा लेना। तो बताओ आपका जो F(s) होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा, ये चीज़ समझ में आई। आप स्प्रिंग को खींच रहे हो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स उसको वापस अपनी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, इस वजह से वो इधर की तरफ लगेगा। तो बताओ ये नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। अब अगर आपने स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया, यानी कि कंप्रेस, ये स्प्रिंग जब आपने इसको दबा दिया, जब आप कंप्रेस करोगे तो बताओ माध्य स्थिति से आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे ना। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स हमारा x क्या होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। अब ये आपने इसको कंप्रेस किया है तो अब स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस माध्य स्थिति में लाएगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा ना। आप तो कंप्रेस कर रहे हो, उसके विपरीत स्प्रिंग फोर्स इसको क्या करेगा, वापस इसकी माध्य स्थिति में लाएगा, इसलिए हमारा F(s) क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये चीज़ समझ में आई। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है कि अगर संपीड़न किया जाता है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है, तो आप बताना क्या होता है, पॉजिटिव। खींचा जाता है तो नेगेटिव, और विस्थापन जस्ट इनके उल्टे हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये 3 डायग्राम है, ये समझ में आया। अब एक डायग्राम और है जो अभी हम समझेंगे कि ये डायग्राम कैसे बना। डायग्राम को बनाया गया है हमारा x, जो भी हमारा विस्थापन हो रहा है वो, और जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है उसके बीच का एक डायग्राम बनाया गया है। तो ये डायग्राम ऐसे मिला, और ये जो क्षेत्रफल आपको नज़र आ रहा है येलो, इस क्षेत्रफल का मान है -kxm²/2, जहाँ xm है इस बिंदु के ऊपर इस पार्टिकल का विस्थापन। ओके, अब ये कैसे आया ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है और आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो गया, आधार हो गया xm, और ऊंचाई क्या होगी, इसके ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए -kx, स्प्रिंग फोर्स इतना होता है, तो माइनस आ गया kxm। अब xm यहाँ पे भी xm लिख दीजिए, और /2, तो ये आ गया -kxm²/2। ठीक है, अब देखो
स्प्रिंग के लिए जो बल दिया था, जो ये स्प्रिंग जो बल था ना, इसको हुक सर ने दिया था, एक हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसको हुक का नियम भी कहते हैं। और उन्होंने बताया था, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। उन्होंने बताया था कि स्प्रिंग के लिए जो बल था वह हुक का नियम कहलाता है, ये कहलाता है, इसको सही कर लेना। और वो होता है F(s) होता है -kx। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ओके। ये हुक का नियम है, तो बहुत बार हुक का नियम पूछ लिया जाता है, तो ये होता है हुक का नियम। अब माना कि स्प्रिंग हल्का होने के कारण द्रव्यमान रहित है, स्प्रिंग बहुत हल्की होती है ना, तो हम यहाँ पे स्प्रिंग के द्रव्यमान को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी स्प्रिंग का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम यानी कि नेग्लिजिबल है। और इसका जो एक सिरा है वो एक दीवार से जुड़ा हुआ था और दूसरा सिरा के ऊपर हमने क्या करा था, एक गुटका बांधा था। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुक का नियम क्या होता है, Fs = -kx। याद कर लेना अच्छे से। चलिए, जहाँ Fs क्या होता है, Fs होता है स्प्रिंग बल, F(s) है ना, तो इसे कहते हैं स्प्रिंग बल। और जो ये k होता है ना, ये k, ये होता है स्प्रिंग नियतांक, ओके। यह मतलब ये ऐसे था कि जो ये लगने वाला स्प्रिंग बल है ना, वो हमारा -x के प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहीं से ये k कांस्टेंट आया था, ठीक है, जिस k कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया, स्प्रिंग नियतांक। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ हमने k कांस्टेंट यूज़ किया, स्प्रिंग की बात कर रहे थे इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट कह दिया। चलिए अब बताओ k का मात्रक क्या होगा। इस फॉर्मूले से बताइए k का मात्रक आपसे पूछा जाए कि बताइए k की यूनिट क्या होगी, क्या होगी, बल की क्या होती है, न्यूटन। k की आपको निकालनी है, x क्या है, विस्थापन, होता क्या है, मीटर। तो बताओ कितना आ गया k का मात्रक आ गया न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आपसे k की यूनिट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये जो k होता है ना, इससे ये डिसाइड होता है कि हमारी जो स्प्रिंग है ना वो कैसी है। अगर आपकी ये जो k का मान है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी जो स्प्रिंग है ना वो दृढ़ है। कैसी है, दृढ़, कठोर है। और अगर k का मान बहुत कम है, इसका मतलब आपकी जो स्प्रिंग है वो नरम। होता है ना कि बहुत बार ऐसी स्प्रिंग होती है कि इसको आप खींचना चाहते हो लेकिन खींच नहीं पाती है, इट मीन्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। और बहुत बार स्प्रिंग होती है कि आपने फटाफट खींचा और वो फटाफट खींच गई, इट मीन्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, बहुत कम है। तो बस k के मान से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो स्प्रिंग है वो कैसी है, ओके। चलिए अब देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये चीज़ आप लोग ध्यान भी रखिएगा। अब देखो हमारा जो चित्र है कौन सा वाला, हम ये वाला डायग्राम लेते हैं, ये तो माध्य स्थिति का है। अब हम पहले इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में आपने क्या किया है, आपने स्प्रिंग को खींचा है, खींचा है ना, तो आपने स्प्रिंग को खींचा है, गुटके को बाहर की तरफ खींचा है, यानी कि जो गुटका लगा हुआ है स्प्रिंग से उसको पकड़ के आपने खींचा है। तो बताओ स्प्रिंग में जो खिंचाव है, अगर मान लो कि आपने उसको एक्सएम तक खींच लिया, भाई एक्सएम कोई दूरी है वहाँ तक आपने उसको खींचा, तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य क्या होता है, F × x, ठीक है। और अगर हमें पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। आपने कहाँ से कहाँ तक खींचा, माध्य स्थिति से लेके एक्सएम तक, यहीं तक ही तो खींच रहे हो भाई। ये आपकी माध्य स्थिति थी और आपने गुटके को मान लो ऐसे खींच दिया यहाँ तक, ये एक्सएम पे पहुँच गया, तो कहाँ से खींचा, माध्य स्थिति 0 से लेके एक्सएम तक खींचा। तो WS कितना आ गया, Fs × dx। अब Fs की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, -kx। तो -kx × dx, माइनस साइन बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखो वही इंटीग्रेशन करना तो आपको आना ही चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो अवकलन समाकलन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो k को तो निकाल दो बाहर, और अब बच गया मेरे पास में x dx। अब लगाइए हमारा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x की घात n dx कितना होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1। लगाओ, x की घात यहाँ पे 1 है ना, तो x की घात 1+1 कितना हो गया, x²। नीचे भी 1 + 1 2, और फिर लगाओ लिमिट 0 से xm। लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगाओ, x की जगह xm पुट करोगे तो xm²/2, फिर 0 पुट करोगे x की जगह तो -0। तो बताओ ये कितना आएगा, माइनस साइन तो ऑलरेडी था, k xm²/2। तो किया गया कार्य कितना होता है,
स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य होता है -kxm²/2। और बिल्कुल यही चीज़ यहाँ इस डायग्राम में भी थी कि इसका जो क्षेत्रफल था वो इतना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल यही कार्य संपीड़न में भी होगा। जो कार्य हमने खींचने में किया ना, वही कार्य क्या होगा, संपीड़न में होगा। अब देखो पहले एक चीज़ हो, ये तो था स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, लेकिन एक हम भी तो खींच रहे हैं ना, कोई जो बाह्य कारक है वो जो स्प्रिंग को खींच रहा है, वो कार्य क्या होगा तो इतना ही बस पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो किसी बाह्य कारक के, तो बाह्य खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, इसको WS मत लिखिए, इसको केवल W लिखिए। कोई जो बाह्य खिंचाव जो कर रहा है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, वो जो कर रहा है वो क्या होगा, बस ये नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। परिमाण उतना ही रहेगा, सिर्फ मतलब दिशा नहीं, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ बल परिवर्तित हो गया। बल की तो होती है कि उसका जो बल है वो इधर लग रहा है तो स्प्रिंग बल इधर लग रहा है। ठीक है, इस वजह से ये W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो kxm²/2। और बिल्कुल यही काम हमारा क्या होगा, संपीड़न में भी होगा। संपीड़न में हमारा कोई भी जो माध्य स्थिति होगी वो हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, घटा रहे हैं, तो माध्य स्थिति से इधर यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, उसको मैंने x ही कह दिया। तो हमें इस तरह से दो कार्य प्राप्त हो जाएंगे, एक स्प्रिंग के द्वारा और एक बाह्य कारक के द्वारा। इतना समझ में आया। चलिए अब हमें कार्य भी मिल गया और हमें ये भी पता है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो -kx होता है, जो हुक सर ने दिया था हुक के नियम से। अब गुटके को इसके आरंभिक विस्थापन, अब हम इसे मान रहे हैं कि हमारा जो ये गुटका लगा हुआ था ना स्प्रिंग में, इस गुटके को इसके आरंभिक विस्थापन, पहले ये xi पे था, अब इसको xf तक ले गए, तक विस्थापित किया, तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W होगा। अब की बार लिमिट पहले 0 से था, अब xi से है, तो xi से xf माइनस kx dx। अब की बार कितना हो जाएगा भाई, दूसरी वाली टर्म पहले 0 हो रही थी ना, ये देखिए ये दूसरी टर्म 0 हो रही थी, अब की बार ये लिमिट क्या है, xi, ये क्या है, xf। तो बस बिल्कुल यही काम करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, kxi²/2 माइनस kxf²/2। ये माइनस है जिसकी वजह से ये टर्म पीछे चली गई और ये टर्म आगे आ गई। आप करना खुद से इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मैं बता भी चुकी हूँ। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इस कंडीशन के लिए। यदि गुटके को, अब अगर वो एक कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर जो आपका गुटका है ना उसको xi से खींचा और वापस xi तक ले आए, तो बताओ कितना काम होगा। मतलब आपने xi तक खींचा है इसको, ठीक है, xi तक खींचा और फिर वापस ही इसको xi स्थिति में आने दे, तो बताओ उस कंडीशन में हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो गई, बराबर हो गई, होएगी ना भाई। अपर लिमिट भी xi हो गई, लोअर लिमिट भी xi हो गई, तो बताओ हमारा W 0 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो स्प्रिंग बल है वो कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आप गुटके को स्थिति xi से खींचा गया हो और वापस उसको xi स्थिति में ही आप आने दे रहे हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो W होता है वो कितना होता है, 0। स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। चलिए, अतः हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग बल है केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है। बताओ कर रहा है नहीं कर रहा, ये xi और xf पर निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना। हमारा जो स्प्रिंग बल है वो केवल और केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यानी कि सिरे के जो बिंदु हैं केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अब कुछ पॉइंट है जो नोट डाल के लिखे हुए हैं जिनको आपको याद रखना है। वो क्या, स्प्रिंग बल केवल स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि हुक सर ने बताया कि Fs जो होता है वो -kx, जहाँ k तो कांस्टेंट है और x क्या है, स्थिति। तो बताओ स्प्रिंग जो बल है वो केवल और केवल स्थिति पर निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। यह बल कार्य करता है जो कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। ये भी हमने देखा कि यह जो बल है केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो बताओ ये संरक्षी हुआ नहीं हुआ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संरक्षी बल के बारे में पढ़ा ना, वहाँ आपने बताया था कि हमारा जो संरक्षी बल होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ हमने देखा कि स्प्रिंग जो बल है वो भी प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर कर रहा है। इट मीन्स यह भी एक तरह से संरक्षी बल हुआ। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि यह एक परिवर्ती संरक्षी बल का उदाहरण है। तो बताओ ये संरक्षी बल है या नहीं, है ना। चलिए अब हम लेते हैं इसके कुछ केस। पहला केस हमारा क्या है वो सुनिए। अगर हमारा जो गुटका है वो साम्य अवस्था में है, मतलब हमारा गुटका साम्य अवस्था में रखा हुआ है, तो उसका माध्य स्थिति से विस्थापन क्या होगा, 0। बताया था ना अभी जो पहला डायग्राम था
जहाँ हमने माध्य स्थिति से विस्थापन क्या माना, 0। तो बताओ इस कंडीशन में विस्थापन 0 है, यानी कि ये स्थिर है, तो बताओ इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है V ऑफ x, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, चलिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आया कैसे, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो हम जानते हैं कि संरक्षित जो बल होता है उसके लिए हमने लिखा था लास्ट वीडियो में कि Fx होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, बताया था ना मैंने, जहाँ V पोटेंशियल एनर्जी थी और F हमारा संरक्षित बल था। मैंने आपको कहा था अगर आपको V दे दे तो आप Fx निकाल सकते हो, और अगर आपको Fx पता हो तो आप V निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें Fx पता है, हुक सर ने दिया है Fs ऑफ x कितना है, माइनस के एक्स। हुक सर ने बताया ना कि स्प्रिंग जो फोर्स है वो इतना होता है, तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो Fs है वो कितना आ गया, माइनस के एक्स आ गया। चलिए जब हमें Fs मिल गया तो बताओ V नहीं निकाल सकते, कुछ मत करिए, dx को इधर ले जाइए और dv निकालना है। dv इज इक्वल टू आ गया माइनस fx dx। अब fx की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस के एक्स dx, माइनस माइनस हो गया प्लस, और आपके पास में आ गया के एक्स dx, यानी कि यहाँ से dv बराबर आ गया के एक्स dx। अब आपको dv से v चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। इधर तो आ गया v, इधर इंटीग्रेशन करिए, के बाहर निकल गया, x से dx, x का करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx हट जाएगा, तो ये आ गया v इज इक्वल टू आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ आया नहीं आया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। बाकी आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना है, डेरिवेशन भी आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, सिमिलरली अगर आपको v दे दे और f पूछे तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। जैसे देखो ये v है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, फिर करते हैं इसको सोल्व। ये v आपको दे रखा है। अब वो ये बताए, वो ऐसे बोले कि इस स्थितिज ऊर्जा के लिए बल निकालिए, अब संरक्षित बल निकालिए। तो बताओ कैसे निकालोगे। हमें पता है कि जो F ऑफ x होता है वो क्या होता है, माइनस dv ओवर dx होता है ना। चलिए अब देखते हैं हम कि क्या हमारा बल यही निकल के आएगा, क्या कर लेते हैं। F ऑफ x आ गया माइनस d ओवर dx, v की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही है, हाफ के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, निकाल दो तो माइनस चल ही रहा है, और d ओवर dx एक्स स्क्वायर। अब बस आपको एक्स स्क्वायर का एक बार क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ के x का कितना हो जाएगा, x की घात n वाला फॉर्मूला लगाइए, n x की घात n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1। तो ये कितना आ गया, माइनस हाफ, सॉरी हाफ से हाफ तो कट गया तो ये तो नहीं आएगा, k और ये कितना आ गया x, 2 माइनस 1 1 x की घात। बताओ Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया नहीं आया। तो इस तरह से आप लोग, अगर आपको एग्जाम में कभी भी v दे दिया जाए और f पूछा जाए संरक्षित बल, तो आप तुरंत निकाल सकते हो उसका डेरिवेटिव करके। और अगर f दे दे और v पूछे तो आप लोग उसका इंटीग्रेशन कर देना। ओके, मैंने आपको दोनों ही चीज़ यहाँ समझाई है, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कोई जरूरी यही बल दे, कैसा भी दे देगा वो, तो बस आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, उसके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो आप गलत कर दोगे, इजी क्वेश्चन होते हुए भी गलत कर दोगे। चलो अब हम इसको इरेज करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा Vx कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यदि गुटके को, आपका जो गुटका है, यदि आपने उसको एक्सम तक खींचा जाता है और फिर विरामावस्था से छोड़ा जाता है, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो नियम होता है वो ये कहता है कि निकाय या जो सिस्टम होता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर होती है यदि उस पर लगने वाला बल कैसा हो, संरक्षी। तो यहाँ हमारा स्प्रिंग फोर्स संरक्षी है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम काम करेगा ना। तो E हो गया K प्लस V। अब बताओ E कितना होगा, आपने एक्सम तक खींचा तो हाफ के एक्सम स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कि x कोई भी इसकी एक स्थिति है, तो बताओ वहाँ पर K कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। वहाँ इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है v,
और v कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी अभी तो निकाला था ना, ये रहा। बस जहाँ m क्या है, जो भी आपका गुटका है उसका द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है, xm जिस पोजीशन पर हमने खींचा है उसको जहाँ तक। साम्य अवस्था पर गुटके की जो चाल है, अब मान लो कि जो साम्य अवस्था थी, साम्य अवस्था क्या, जब गुटका x बराबर 0 पर था, यही तो साम्य अवस्था थी, उस पर गुटके की जो चाल है वो कितनी है, vm। तो बताओ साम्य अवस्था पर गुटके की जो चाल है वो vm है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर k और v आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे भाई। साम्य अवस्था पर क्या होगा, जो k है वो v के बराबर होगा, तो k कितना होगा, हाफ m vm स्क्वायर, v कितना होगा, हाफ k xm स्क्वायर। तो vm यहाँ से बताओ, vm निकल के आ सकता है, हाफ से हाफ कट गया, vm कितना आया, vm आया k बाई m, इसको इधर ले गए, अंडर रूट आ गया, और xm का स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया। देखो आप इसको ऐसे मत लिख देना, ये ऐसे k बाई m और xm अलग है, ठीक है, ये अंडर रूट में नहीं है, ये अलग से है, तो ये आ गया vm। तो साम्य अवस्था पर गुटके की जो चाल है वो vm है, ठीक है। तो vm की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट k बाई m इंटू xm। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तब वो आपसे पूछता है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला भी यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच, एनर्जी और एक्स के बीच, यानी कि हमारा जो विस्थापन है और हमारी जो ऊर्जा है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो इस ग्राफ से आपको ना कुछ समझ में आएगा। एक जो ग्राफ है ना वो जा रहा है ऐसे, और जो दूसरा ग्राफ है ना वो है ऐसे। तो आपको जो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये डार्क येलो वाला, वो तो है के का, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और जो ये वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब हमने कहा कि हमारा जो स्प्रिंग बल है वो एक संरक्षित बल है, इट मीन्स यहाँ पर हमारी जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित होनी चाहिए ना। कुल ऊर्जा संरक्षित का मतलब क्या हुआ कि ई, के और वी का जो टोटल है वो अचर होना चाहिए। तो देखो अगर हमारा इस पॉइंट पे देखूँ मैं, इस पॉइंट के ऊपर मेरा v0 है, ये v का ग्राफ है, v0 है, तो बताओ यहाँ पर k मैक्सिमम है या नहीं। ओबियस सी बात है, यहाँ k मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है वो अचर होना चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ये टोटल एनर्जी की लाइन है, कुल यांत्रिक ऊर्जा की लाइन है, जो आपको क्या आ रही है, ये जो ब्लैक वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये कुल यांत्रिक ऊर्जा वाली लाइन है, ओके। तो यहाँ पर पूरा इन दोनों का टोटल मिला के ये अचर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ये 0 है, तो बताओ यहाँ पर मेरा k क्या है, मैक्सिमम। सिमिलरली अब आप देख लो और कौन सा पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे देखो k 0 है तो यहाँ पे v इस लाइन को टच कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में भी सेम यही चीज़ हो रहा है, और पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ग्राफ तो पैराबोलिक मिलेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, पैराबोलिक है, तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। अब ये ग्राफ पैराबोलिक क्यों हुआ, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, यहाँ से देख के समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है इस वजह से, ओके। तो ये जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि स्प्रिंग जो है उसकी जो कुल ऊर्जा है वो अचर है। अगर k हमारा बढ़ रहा है तो v वहाँ पे घटेगा, अगर v हमारा बढ़ रहा है तो k घटेगा। ये देखो अगर k मेरा यहाँ पे, ये मान लो ये k आपका बढ़ रहा है ना, अगर k, यहाँ से बात करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे k मैक्सिमम से घटना शुरू हुआ, तो बताओ यहाँ पर ये v 0 से बढ़ना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। आप लोग बुक से देख के और बना लेना इस ग्राफ को, अगर यहाँ पे आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ। यहाँ पे k घट रहा है तो v मेरा बढ़ रहा है, ओके, यानी कि ये दोनों मिला के कुल एनर्जी को अचर बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू होता है, ओके बच्चों। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल, ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, आगे आप पढ़ोगे इसको, इतना ही था आपकी बुक में, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे ये इसको पढ़ाया है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, Vm कितना होता है, अंडर रूट k बाई m इंटू xm। हुक का नियम याद रखना है, Fs इज इक्वल टू माइनस kx। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है स्प्रिंग के लिए, हाफ kx स्क्वायर, ओके। चलिए अब आते हैं हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में, कि भाई हम लोग कहते तो आ रहे हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो कुछ शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ऊर्जा के कौन कौन से विभिन्न रूप होते हैं। चलिए, बहुत सारे रूप होते हैं, जिनमें से कुछ रूप है कि ये ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है, ये विद्युत ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है,
ये द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता में भी हो सकती है और ये नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ जानेंगे। बाकी ये चीज़ आप लोग 12th में पढ़ेंगे। रासायनिक ऊर्जा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब बंधन ऊर्जा पढ़ोगे ना, और उसमें रासायनिक ऊर्जा पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप लोग। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा जो होती है इसको कहते हैं हीट, कहते हो ना हीट। तो ऊष्मा क्या होती है? घर्षण जो बल होता है। देखो संरक्षण बल के लिए तो हमने कह दिया स्प्रिंग फोर्स संरक्षी है, कह दिया ना। आपका जो घर्षण जो बल होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स, जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वो असंरक्षी बल होता है। ओके, घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, घर्षण बल जो भी काम करता है ना, वो उसकी गतिज ऊर्जा में क्षयित ना होकर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वस्तु और जो सतह होती है उसको स्थानांतरित हो जाता है, जिसे वस्तु तथा सतह की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। यानी कि घर्षण जो बल है वो जो भी काम करता है ना, वो जो भी काम करता है वो केवल और केवल गतिज ऊर्जा में नहीं होता है। वो क्या करता है, इस ऊर्जा का जो भी पार्ट होता है, कुल ऊर्जा का जो पार्ट होता है, उसका जो कुछ पार्ट होता है ना, वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में जो भी वस्तु और जो सतह होती है ना, उनको स्थानांतरित कर देता है, जिसकी वजह से इनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ओके, जैसे इसका एक एग्जाम्पल और है कि 1 किलोग्राम, अगर आप 1 केजी जो जल है उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने के लिए छोड़ दो तो आपको 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अगर 1 केजी जल को आप 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करो तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, 42,000 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका। ओके, पहला एग्जाम्पल ये घर्षण बल वाला था, तो ये होती है ऊष्मा। ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, ऊष्मा में, कि आपको इतनी ऊष्मा मिली। ओके, चलिए दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। अब देखो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनमें क्या होता है, अणु जो होते हैं उनकी अलग अलग बंधन ऊर्जा होती है। यह बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हर जो अणु होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा अलग अलग होती है। अब देखो कुछ यदि अभिकारक, आप रासायनिक अभिक्रिया में एक तो लेते हो अभिकारक और एक मिलते हैं आपको उत्पाद, होते हैं ना, क्रिया करने वाले अभिकारक होते हैं और जो हमें फाइनल प्राप्त होता है वो क्या होता है, उत्पाद। तो अगर आपके अभिकारक की जो ऊर्जा है, जो भी आपने अभिकारक यूज़ करे हैं, उनकी जो कुल ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से अधिक है। यानी कि जैसे ये एरो लगाते हैं, इधर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं ना, और इधर क्या होते हैं, उत्पाद। तो अगर आपके अभिकारक की जो कुल ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से अधिक है तो इस अभिक्रिया में आपको क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। इसीलिए ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये सब रासायनिक ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वो क्या होती है, यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा, जो भी आपने अभिकारक लिए उनकी कुल ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से कम है तो हमें ऊष्मा क्या होगी, शोषित होगी उस अभिक्रिया में। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसने ऊष्मा क्या करी है, शोषित करी है। ठीक है, अवशोषित करी है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप लोग पढ़ोगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में, तो वहाँ से 1-2 एग्जाम्पल आप लाके यहाँ भी रख सकते हो। ओके, चलिए रासायनिक जो ऊर्जा होती है उन बलों से संबंधित होती है जो पदार्थ को स्थायित्व प्रदान करते हैं। रासायनिक जो ऊर्जा है वो उन बलों से संबंधित होती है जो पदार्थ को स्थायित्व प्रदान करते हैं, मतलब आपका पदार्थ स्थायी बना रहे। ठीक है, जैसे कुकिंग गैस, कोयला, पेट्रोलियम आदि के दहन से आपको बहुत सारी रासायनिक ऊर्जाएं मिलती है ना, तो वो सारी की सारी रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पड़ता है विद्युत ऊर्जा। ये तो आप लोग देखते ही आ रहे हो, क्या विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। जैसे आपकी लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो इनमें धारा के प्रवाह के कारण जो भी ऊर्जा मुक्त हो रही है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये दिया था आइंस्टाइन सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। आइंस्टाइन सर ने दिया था ये, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जो एनर्जी होती है वो होती है E=mc², यानी कि द्रव्यमान और जो ऊर्जा है वो एक दूसरे के तुल्य होता है, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट होती है। ये आइंस्टाइन सर ने बताया था कि आइंस्टाइन द्वारा द्रव्यमान व ऊर्जा के मध्य ये संबंध बताया गया, जिसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा द्रव्यमान में। ओके, देखो अगर मैं m बराबर 1 kg ले लूँ, मान लीजिए कि m बराबर कितना है 1 kg। c आपको पता है यहाँ पे ये c क्या होता है, ये c होती है लाइट वेलोसिटी, प्रकाश का वेग। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखनी है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जब आप ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो आपको E मिलती है इतनी 9 × 10⁻16 जूल, यानी कि 1 kg का अगर द्रव्यमान आपका लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो लाइट वेलोसिटी के वर्ग से चल रहा है, तो आपको इतनी ऊर्जा मिलती है 9 × 10⁻16 जूल। ये आइंस्टाइन सर ने बताया था, अर्थात द्रव्यमान और जो ऊर्जा है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। ओके, बाकी सब आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ये 12th में है आपके, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ये भी 12th में नाभिकीय अभिक्रिया है, 12th में इसका काफ़ी एक अच्छा पोर्शन दिया हुआ है, एक यूनिट है इसके ऊपर जिसमें आप लोग पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनमें नाभिकों के संलयन या विखंडन, संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, दो नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, और विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, यानी कि एक नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट गया, तो उसमें भी हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ही हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ओके, ये आप लोग 12th में अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ आप लोग पढ़ेंगे जब यूरेनियम के बारे में हम स्टडी करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली द्रव्यमान क्षति, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उनमें जो द्रव्यमान की जो क्षति होती है, मतलब रासायनिक जब अभिक्रियाएं होती है तो द्रव्यमान की क्षति होती है। तो मान लीजिए वो द्रव्यमान की क्षति डेल्टा m है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में होने वाली द्रव्यमान की क्षति से काफ़ी कम होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें द्रव्यमान क्षति कम मिलती है, जबकि नाभिकीय जो अभिक्रिया है ना, इनमें द्रव्यमान में क्षति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, द्रव्यमान में आपको बहुत ज़्यादा क्षति प्राप्त होती है। ओके, अब देखो ऊर्जा संरक्षण पे आता है। ये तो हमने ऊर्जा के अलग अलग रूप पढ़ लिए, हमने यहाँ पे सिर्फ इनको शॉर्ट में पढ़ा है। ठीक है, आपको सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था, बाकी डिटेल में तो आप लोग क्लास वाइज क्लास इनको पढ़ेंगे। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम पे। ये तो मैं आपको वैसे पहले भी बता चुकी हूँ। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे करा ना हमने, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया, ऊर्जा द्रव्यमान में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में देखा, विद्युत धारा में हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, वो विद्युत ऊर्जा हो गई। तो अलग अलग रूप देखे ना हमने, तो सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, लेकिन ना तो आपने इसको उत्पन्न किया है और ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, देखो किसी विलगित जो निकाय होता है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, संरक्षित। मतलब कुल ऊर्जा आपको संरक्षित मिलेगी, चाहे वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई हो बस, लेकिन कुल जब आप ऊर्जा देखोगे तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, संरक्षित ही मिलेगी। यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक। भाई हमने वर्क पढ़ लिया, हमने एनर्जी के बारे में भी जान लिया, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। अब पावर तो हमने जाना ही नहीं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर यानी कि शक्ति, इसको कैपिटल P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल P से। और ये एक अदिश राशि होती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाया है। तो पावर जो होता है वो क्या होती है, कार्य करने की दर। इसकी डेफिनेशन है, कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति कहलाती है। या फिर किसी बल की जो औसत शक्ति होती है, P एवरेज, AV का मतलब है एवरेज यानी कि औसत शक्ति। तो किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य और उसमें लगे समय के अनुपात के बराबर होती है। तो ये होता है शक्ति का फॉर्मूला जो आप लोगों को ध्यान रखना है, P = W/T। ठीक है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। या एवरेज शक्ति की बात पूछी जाए तो क्या कह सकते हो, बल द्वारा किया गया कार्य और उसमें लगे समय का जो अनुपात है वही हमारी क्या कहलाती है, औसत शक्ति कहलाती है। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, इसकी लिमिट ले ली।
t टेंड्स टू 0 दोनों तरफ, तो ये बदल गई p में और ये आ गया dw/dt। ठीक है, p है मेरी तात्क्षणिक शक्ति। भाई t टेंड्स टू 0 लिया ना किसी तात्क्षणिक क्षण के ऊपर, तो p आ गया तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक जो शक्ति होती है वो क्या होती है, dw/dt। ओके, अब dw जो होता है वो f.dr होता है। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। dw क्या होता है, f.dr। dr क्या है, विस्थापन। तो p क्या हो गया, p हो गया f.dr/dt। भाई यहाँ w की वैल्यू पुट कर दो ये, तो f तो इधर आ गया, dr/dt। तो p हो गया, बताओ dr/dt क्या है, कुछ याद आ रहा है? dr/dt होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और हम जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। तो ये हो गया वेग। तो p आ गया मेरा f.v, इनका अदिश गुणनफल है। बल और वेग का अदिश गुणनफल भी शक्ति कहलाता है। एक डेफिनेशन यहाँ से और आ गई। ओके, जहाँ v क्या है, तात्क्षणिक वेग है। अब देखो, शक्ति जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये f.v से मिली। अगर यहाँ से देखें तो डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त राशि क्या होती है, अदिश। ठीक है, इसलिए भी अदिश। दूसरा w/t से देखें तो भी अदिश, क्योंकि w और t दोनों ही अदिश राशि है, इसलिए भी अदिश। इसका मात्रक क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। एक जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, इसलिए इनके नाम के आधार पर इसका मात्रक पड़ा। तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है बच्चों, वॉट। कैपिटल W से लिखेंगे, बताया ना मैंने। अगर किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर कोई मात्रक आता है तो उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, अदरवाइज हम स्मॉल यूज़ करते हैं, वॉट या फिर कैपिटल W, ऐसा ही मात्रक हो गया। इसकी वीमा आप लोग खुद निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना, P = W/t। ये आपका होमवर्क है। W वर्क होता है, T समय होता है। जब आप WF/d से करके निकाल लेना तो आप निकालोगे तो आएगा m1L2T-3। एक बार और मैच कर लेना इसको। ठीक है, एक जो वॉट होता है उसमें 1 जूल पर सेकंड होता है। एक वॉट में 1 जूल। भाई W किया गया कार्य तो ऊर्जा होती है, तो इसको हम जूल कह सकते हैं, और पर सेकंड। तो एक जो वॉट होता है वो 1 जूल पर सेकंड होता है। एक अशु शक्ति, इसका एक दूसरा मात्रक और था अशु शक्ति, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। एक अशु शक्ति, इसको लिखते हैं HP, स्मॉल h स्मॉल p, में 746 वॉट होता है। बहुत बार आपको एग्जाम में अश्व शक्ति दे देगा, फिर आपको उसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो SI में क्या मात्रक होता है, वॉट। तो आप क्या करना कि एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देखो एक नोट डाल के कि अगर आपका एक 100 वॉट का बल्ब है, अगर आप एक 100 वॉट के बल्ब, देखा होगा ना आपके घरों में लगे रहते हैं 0 वॉट 100 वॉट लगाते हो ना आप लोग, तो 100 वॉट के बल्ब को 10 घंटे में 1 किलो वॉट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। हम ज़्यादा वॉट के बल्ब नहीं लगाते हैं ना, क्यों नहीं लगाते हैं? ज़्यादा वॉट के बल्ब इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है। तो आपका एक 100 वॉट का जो बल्ब है वो 10 घंटे में 1 किलो वॉट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी मेन तो क्या है, शक्ति का मात्रक, ये इसकी वीमा तो रटने वाली चीज़ है ही नहीं, निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहो तो आपको आसानी से आ जाएगी। अब देखो 100 वॉट इंटू 10 घंटा, 100 वॉट का बल्ब है ना, और कितने घंटे तक जलाया, 10 घंटे तक। तो बताओ कितनी ऊर्जा निकली यहाँ पे, 1000 वॉट हावर। ये कैपिटल W है, घंटा है। तो ऊर्जा जो होती है वो 1 किलो वॉट हावर यूनिट होती है, ऊर्जा की होती है ना। तो ऊर्जा कितनी आ गई, किलो को वॉट में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ वॉट, हावर को सेकंड में 3600। तो कितनी ऊर्जा आ गई, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये आ गया ऊर्जा का मान। तो मतलब एक छोटा सा टॉपिक था शक्ति का, जहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आसानी से बन सकता है। फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। W/T तात्क्षणिक निकालते हैं तो dW/dt, ये सब कैपिटल W है, और P = F.v, जहाँ V आपकी तात्क्षणिक वेग है। ओके, मात्रक वॉट होता है, जेम्स वॉट के आधार पे पढ़ा था। एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। ओके बच्चों, बाकी आप लोग बुक से और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करना। और न्यूमेरिकल आप जरूर करिएगा, हम इस चैप्टर के एंड के बिल्कुल निकट है।
ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल करना शुरू कर दीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।